let us say external EMF is given as 100 volt, and ये known resistance है, known resistance की value is 20 ohm, and you measured L1 को measure किया, means of course ये galvanometer के through current pass now, and to check that you move the jockey in such a way, और L1 का जो length आया that is 40 centimeter. So find resistance R. Find the resistance R. Known resistance is 20, balancing length is 40 centimeter. छोटू सा क्वेश्चन है, एलकेजी वाला बच्चा भी कर देगा अगर उसको एबीसीडी आता होगा तो। कितना आंसर आ रहा है मेहुल? 13.33 ohm. 13.33. ओके, सही तो लग रहा है। 40/3 13.33। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। नुपुर आंसर आया क्या? Yes. ओके, करेक्ट आंसर आया क्या? Yes, sir. ओके, अच्छा, सपोज R is given as 2 ohm. R is given as 2 ohm. S is given as 3 ohm. Find balancing length. Find the balancing length. L1. LKG वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, UKG वाला क्वेश्चन। अपूर्व कितना आया L1? सर 40। 40 करेक्ट लग रहा है। ऋषित 40 आ रहा है? Yes, sir. ओके, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में चालाकी करते हैं, वो 100 मीटर ब्रिज, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मीटर स्केल की जगह हम 2 मीटर का वायर यूज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल यूज होना है, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। अभी सारे कंसेप्ट साथ में पढ़ लेते हो, सब कुछ कंबाइन करके फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है एक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अच्छा, मीटर ब्रिज में एक अच्छा डिवाइस इसलिए है क्योंकि कोई करंट पास नहीं होता उसमें बीच से। मीन्स ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस से करंट पास होता है, एंड अगर रेजिस्टेंस हीट अप होता है तो then it can change the value of resistance. So next जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पहला एक सेटअप वाला डायग्राम दिखाते हैं, कैसा दिखेगा ये। अच्छा, लास्ट ईयर तो 11th में लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं होंगे कोई, है ना? घर पे ही थे सब। ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट हुए थे क्या? No, sir. ओके, सो अब मुझे नहीं पता प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे दिए होंगे, बट आई टेल यू कि हाँ ये सब सेटअप होता है। और अच्छा, सी आई जस्ट टेल यू थिंग्स क्या क्या। ये तो पक्का, अगर कुछ लगा हुआ है उसमें, कोई लिक्विड भरा हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया क्या केमिस्ट्री में मेहुल? Yes, sir. ओके, मतलब यश सर ने पढ़ा दिया है। तो ऐसा ही दिखता है, एक डब्बा होता है उसमें एक कुछ रॉड जैसा लगाते हैं और बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल कुछ लिक्विड होता है ना? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक एक्सटर्नल सेल है बेसिकली, जिसका ईएमएफ हमें पता होता है। और यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट यहाँ पे करंट कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं।
ऐसा दिखता है ये रियोस्टेट स्लाइडर यूज करके। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर सी यहाँ पे सेंटर में है ना, ये नीडल सेंटर में है। जब भी नीडल सेंटर में है तो गैल्वेनोमीटर होता है वो। नीडल नीडल अगर राइट लेफ्ट मोस्ट एंड में हो तो या तो एमीटर होगा या तो वोल्ट मीटर होगा। एमीटर में ए लिखा होता है, वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है, तो बड़ा आसान होता है, देख के पता चल जाता है। कैलोरीमीटर में जी जरूरी नहीं कि जी लिखा हो, बट हाँ मोस्टली लिखा होता है। और गैलोरीमीटर दोनों डायरेक्शन में करंट देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव करंट है तो ये राइट में भाग जाएगा, एरो ऐसा हो जाएगा। और नेगेटिव करंट है तो ये लेफ्ट में एरो भाग जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर दोनों डायरेक्शन में करंट देख सकते हैं, इसलिए सेंटर में होता है। तो दिस इज गैल्वेनोमीटर। और ये रियोस्टेट है। और प्रिंसिपल थोड़ा बहुत सेम ही है, प्रिंसिपल सेम ही है इसका। बट विल सी कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे 1 मीटर वायर की जगह ये वायर ऐसा घुमा के 10 बार घुमाया है वायर। मीन्स ये एक राउंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीटर का वायर यूज किया है। 10 मीटर का वायर यूज करते हैं ताकि ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सके। यहाँ पे ये की है। और ये आई थिंक आई डोंट नो व्हाट दिस इज, होगा कुछ बॉक्स जैसे ही है। तो टेप लगा दिया, पता ही नहीं चल रहा। और यहाँ पे या दिस इज अ की। ठीक है, ये की है, इसको क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा तो सेटअप है। अभी डायग्राम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसका। एग्जाम में है तो ये डायग्राम नहीं बनाना है, 0 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव में ना मिल जाए। सर वो कॉपर का क्या है? कॉपर का ये हाँ। एक एक्सटर्नल सेल है, एक और सेल रखा गया है। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर यूज करके हम एक्सटर्नल सेल का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, तो वो लगाया हुआ है। तो उसका जो सिंपल वाला डायग्राम है वो बड़ा आसान है, वो ऐसा ही है। ठीक है, तो ये नोन वोल्टेज का एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल सेल था। ये वी, दिस इज नोन। एंड इसको कनेक्ट किया रियोस्टेट से। रियोस्टेट का पर्पस यहाँ पे है करंट को कंट्रोल करना, इट कैन कंट्रोल द करंट हियर। एंड एमीटर लगा हुआ है इफ यू वांट टू मेजर द करंट, बट इट इज नॉट ऑलवेज देयर। सो करंट कैन फ्लो अक्रॉस दिस। यहाँ पे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखाया है, बट इसको यूजुअली सीधा रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको फिर से डायग्राम बनाऊं, सो आई ड्रॉ इट लाइक दिस कि I will connect the battery to a rheostat, rheostat और variable resistance। rheostat में resistance बना के एक arrow दिखा देते हैं, that means कि ये variable है। and then an external voltage, इसका internal resistance भी हो सकता है, so I will draw it here। फिर ये connected होता है 100 सेंटीमीटर वायर से भी कनेक्ट हो सकता है, 200 सेंटीमीटर वायर से भी कनेक्टेड हो सकता है, और 1000 सेंटीमीटर वायर से भी कनेक्ट हो सकता है। तो 1000 सेंटीमीटर के लिए व्हाट डू वी डू, पहले ऐसा लेके 100 सेंटीमीटर हो गया, फिर 200 सेंटीमीटर हो गया, फिर 300 हो गया, 400, 500 लाइक दिस। इसको फिर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से ये टर्मिनल ऑफ, इफ दिस टर्मिनल वाज ए, इफ दिस वाज ए एंड दिस वाज बी, तो लेंथ ऑफ ए बी हो गया 500 सेंटीमीटर। बट एग्जाम में डायग्राम में ऐसा घुमा घुमा के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा 10 बार कर दिया तो यू विल गेट 1000 सेंटीमीटर वायर। तो एग्जाम में बहुत ही सिंपल ड्रॉ करते हैं। To draw it at exam, you will use this variable resistance to draw करना ही है, internal resistance और battery draw करना है। After that, you can just draw एक straight wire।
बट यहाँ पे मेंशन करना है कि ये रियोस्टेट वाला, सॉरी ये what मीटर ब्रिज वाला वायर है, ये ए बी इज मीटर ब्रिज वाला वायर। दिस इज एक्सटर्नल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो बॉक्स ड्रॉ करना है इसके साथ, दैट इज अ मस्ट। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे राइट रियोस्टेट। ठीक है, सो अब इसमें करंट पास हो रहा होगा कुछ, इस सर्किट में करंट पास हो रहा होगा कुछ। And because there is current, there is a resistance across AB. Resistance across AB, जो of course proportional होगा length of AB के। प्रिंसिपल बड़ा सिमिलर लग रहा है but there is a difference here। ठीक है, and what we can do, there are several applications of this, and पहला एप्लीकेशन जो है इसको यूज कर सकते हैं हम कोई दूसरा EMF मेजर करने के लिए, कोई दूसरा EMF मेजर करने के लिए। सपोज दिस इज नोन EMF that is given as E naught, और कोई एक्सटर्नल अननोन EMF है, तो क्या किया हमने, ए से कनेक्ट कर दिया, एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इट इज कॉल्ड दिस E1, और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। EMF is E, internal resistance is R, and what you'll use here, you'll use a galvanometer here, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, and then there would be a jockey, jockey को हम AB के क्रॉस स्लाइड कर सकते हैं। लेट अस से ये मीट करता है C पे। ठीक है, so see resistance of cross AB is proportional to length of AB। so हम यहाँ पे कोई करंट पास कर रहा है I, so you can also write potential across AB, V, that is potential across AB, that will be equal to current into resistance of AB. This is potential across AB, that is equal to current into resistance of AB. So potential of AB is equal to current into resistance of AB, or resistance is proportional to length of AB. So we can write potential across AB is equal to current into, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू K टाइम्स, K कोई कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, I'll put it here and I'll get IKLB. So what we get here is that potential across AB upon length of AB is a constant. So potential per unit length, अगर एक्सटर्नल यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल EMF यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, so V upon L कांस्टेंट रहता है, and this V upon L is called the potential gradient, is called the potential gradient. So यहाँ से सीधे लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, बिकॉज अगर और कुछ चेंज नहीं कर रहा हो तो करंट कांस्टेंट रहता है, आई रिमेन्स कांस्टेंट, और के तो वायर की प्रॉपर्टी है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, और यू कैन राइट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो जो भी पोटेंशियल होगा AB के, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो सिमिलरली अगर यू वांट टू राइट पोटेंशियल अक्रॉस AC, तो ये लिख सकते हैं, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AC। अच्छा, इन दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, लेट अस कॉल इट कैपिटल K।
So V is equal to, or V by L is equal to capital K. Potential across AB upon length of cross AB is equal to capital K. So यहां से भी लिख सकते हैं potential across AC is equal to K times length across AC. तो पोटेंशियल जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. I'll give you time to write. अभी समझ लेना है इसको. अभी एक्सटर्नल EMF मेजर करना है. To do that, what we'll do? You will move jockey on this wire, and when you do, there will be a point जब AC के across जो potential है, इसके across जो potential है, इसके across जो potential है, बैटरी के across जो potential है, वो AC के equal हो जाएगा. और जब ऐसा होगा तो current in the wire will be 0. Current across galvanometer will become 0. So when EMF of battery equals potential drop across potentiometer at balancing length, then current through galvanometer is 0. और वो पॉइंट हम डिटेक्ट कर सकते हैं. Then current through galvanometer is 0. And when that happens, you can write EMF of the battery is equal to potential across AC. So EMF of the battery is equal to potential drop across AC. That will be K times length of AC. और K कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? K is total potential drop across AC divided by length of AC. This is potential gradient, capital K. This is potential gradient. And this is EMF of the cell. EMF of unknown cell. कंसेप्ट थोड़ा लंबा है इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है. फिर इंडिविजुअल स्टेप्स समझा तो इजी रहेगा. अच्छा, कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क एंड नोट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप. नोट करते टाइम ध्यान रखना है कि सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं कि नहीं. अगर कोई स्टेप मिसिंग है या समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क कि ये वाला लाइन क्यों लिखा है. एंड बिलीव मी, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन यू आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स आल्सो. नाउ समवन विल से मैं दूसरे की हेल्प क्यों करूं. एनीवेज, जस्ट नोट इट डाउन. पूरा भी गायब हो गया, सब गायब हो गए. मैं भी गायब हो जाता हूँ. Come on. Turn on your cameras. तो कुछ बोल रहा था नहीं यार. Pardon? ये पहला एप्लीकेशन था. यहाँ पे एक्सटर्नल EMF का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. निहार नोट डाउन कर लिया. Yes, sir. और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? नथिंग. What is Netflix? नेटफ्लिक्स. No, I don't watch shows or something, anything like that. I mean, I'm more into music and
Uh, yeah, basically I listen to a lot of songs and yeah, that's it. I और watch some videos regarding tech and everything. टेक, कौन सा वाला टेक? Like as in, I mean, earlier I was actually investing and interested more into consoles, gaming consoles before, I mean, in 11th. But currently, I mean, it's more about reviews and more about hardware currently. So yeah, अब पूरा नोट कर लिया? यस सर। कैसी कट रही है लाइफ आजकल? क्या चल रहा है जीवन में? कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बताओ। हाँ सर। कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा हो लाइफ में तो बताओ। नहीं नहीं, सब नॉर्मल। नॉर्मल है? पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है थोड़ी बहुत? हाँ, हो जाती है, हो जाती अच्छा, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं आजकल? है। सर कभी जल्दी कभी। अच्छा, कितना जल्दी? 8। ओके, 8 जल्दी है, ओके। नोट कर लिया सबने क्या? ये नीचे वाला पार्ट भी? या मेहुल? सर वो नहीं समझ आया। वी ए बाय लेंथ इज इक्वल टू आई के में क्या लिखा है? आई इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा है ना आपके ऊपर। कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। वो शॉर्ट में कांस्टेंट ऐसे लिख देता है, के ओ टी टी, सी ओ टी टी। यू कैन राइट द फुल वर्ड कांस्टेंट। नोट हो गया तो बता देना, फिर आगे बढ़ता है। निश्चित हो गया? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, इसमें पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है। एंड दैट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। आई वो सबने लिख लिया है? प्रोसीड। सो to write the working principle, first you have to define the potential gradient. So the fall in potential per unit length of wire is called the potential gradient. अच्छा, रेट बोलते हैं तो टाइम में चेंज होता है, दैट इज dy by dt और dx by dt। जब ग्रेडियंट बोलते हैं तो dy by dx लेंथ में चेंज होता है, पर यूनिट लेंथ होता है। सो द फॉल इन potential per unit length of wire is called potential gradient. And the working principle is that the potential gradient remains constant. The potential gradient remains constant for the wire. Remains constant for potentiometer wire. That is the working principle. So potential across length is directly proportional to the length. We'll also define a term called sensitivity of potentiometer. So sensitivity of potentiometer, this is defined as potential per unit length. Okay, the formula is not in this mess. So we can define it like this. Smaller the potential gradient, greater is the sensitivity. So to increase sensitivity, we can increase the length of the wire. Length of wire can be increased.
ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था कि हम अननोन ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी विल लर्न द सेकंड एप्लीकेशन. Second application is similar to the first one, and actually this will be called the first application because पहला वाले में you cannot calculate actually the potential gradient exactly. So that was just to explain the principle. So first thing you can do is you can use it to compare the EMFs. First use is to compare EMFs of two unknown cells. So we can do this by connecting two EMFs, E1 R1 connect here with E2 R2, like this in parallel. R1 R2 internal resistances हैं. So यहाँ पे एक switch we can put. So एक बार ऊपर वाले से कनेक्ट होगा ये गैल्वेनोमीटर, एंड एक बार नीचे वाले से की 1 से की 2 से, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट अस से जब E1 मेजर कर रहे हैं तो लेंथ आया L1, लेंथ इज L1. So I can write E1 as K times L1, where K is the potential gradient. और L1 क्या बोलेंगे? L1 is the balancing length for E1. L1 is balancing length for E1. Similarly, we can write for E2. Means पहले first से connect किया तो E1 का potential difference measure कर लिया, then second से connect किया तो E2 का potential difference measure कर लिया. So we can compare the EMFs by comparing the length, the balancing lengths. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली कैलकुलेट करना विल बी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज मुझे एक्सटर्नल ईएमएफ कितना है, रेजिस्टेंस इंटरनल कितना है एक्सटर्नल वाले बैटरी का, एंड रियोस्टेट में कितना रेजिस्टेंस है, वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा. So first application of this is to compare EMFs of unknown cell. अब पूरा नोट हो गया? ओके, यू कैन सी यू नॉट. तो ये पहला एप्लीकेशन है. And second application is we can calculate the internal resistance of a cell. And let us see how we do that. So internal resistance calculate करने के लिए the circuit diagram is like this, कि एक external known resistance चाहिए होता है, तो इसको हम connect कर देते हैं एक resistance box से. और ये वाला portion then is connected to galvanometer. Galvanometer से कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो if this is AC तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे A ही होगा, AC ना. ये भी C अगर करंट पास नहीं कर रहा तो if current through galvanometer is 0, I can write potential drop across AC क्या लिख सकते हैं? If you go from here to here, that will be K times the length. और अगर यहाँ से ये वाला पाथ ले रहे हैं, सेकेंड वाला पाथ, so you can write it like this, potential across A minus E. Let us say, अच्छा यहाँ से कोई करंट गैल्वेनोमीटर से करंट जा नहीं रहा, there is no current here, यहाँ से करंट 0 है, IG 0 है, तो यहाँ से भी करंट 0 होगा. एक्सटर्नल सर्किट से ना तो करंट कोई करंट आएगा ना तो कोई करंट जाएगा.
So Ig will be 0. This value is 0. तो Ig अगर 0 है तो जो करंट इस लूप में होगा वो इसी लूप में रह जाएगा. Let us call it current I naught. The battery is giving the current I naught. This is giving current I naught. So I naught is current given by battery, E. Current given by unknown EMF. So first path se likha to we can write from here to here. That is our first path. From A to C directly gaye to VAC is K times L. That is from the first path. And from the second path, I will write it like this: VA minus E plus IR, because current के opposites आ रहे हैं, plus I naught R. R internal resistance हो गया जो measure करना है, and we'll reach C. So यहाँ से लिख सकते हैं VA minus VC equals to E minus I naught R. And third path भी ले सकते हैं. We can go from this path. Resistance box के through होकर. तो resistance box का resistance पता होता है. Let us call it capital R. So VA current के direction में जा रहे हैं तो minus I capital R, I naught capital R equals to VC. So यहाँ से VA minus VC आ गया I naught times R. इन तीनों को equate किया जाए अगर, so we can write K times L equals to E minus I naught R equals to I naught times R. So इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. By first you can what we can do is you can calculate the value of K. Calculate the value of L. L measure करेंगे तो K times L आ जाएगा. Once your K times L is known, you can equate it to I naught R and calculate I naught. Once you know your I naught, you can use this formula E naught minus I naught R में. This is I naught R. So EMF पता है, I naught की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये रेजिस्टेंस पता था तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू विल बी नोन. फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. So this will be E by I naught minus R. Okay, what is more important here is are this equations. ये अगर लिख पाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. फॉर्मूलास याद नहीं करने इसमें. So do not write this, just this much is sufficient. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा. Give me a minute, I'll be back. So there is another thing that we can do. Suppose there is a switch here. If this thing is still valid, this thing will still do. But before this, अगर ओपन सर्किट की बात करें यहाँ पे, in open circuit, जब ये स्विच ओपन है, in open circuit, you can measure the EMF. ओपन सर्किट में क्या होगा, जो एक्सटर्नल EMF होगा, that you can directly measure. So E will be directly proportional to, let us say, K times the length. Call it length at 1. ओपन सर्किट में लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ इज L1.
and if you want to write it in closed circuit में length change हो जाएगा because अभी EMF E नहीं होगा, it will be E minus I naught R. So in closed circuit we can call the balancing length to be L2. So here instead of writing KL you can write KL1. It will be KL1. So from equation 1 and 2 you can write a formula for finding out the internal resistance and the EMF. So इसका ratio लेंगे तो here it is K times L2. This is K times L2, not L1. Closed circuit मतलब जब ये switch close कर दिया, switches close कर दिया, तो that will be closed circuit. उसका length different होगा. So equation 1 by equation 2 we can write. That will give you L1 by L2 equals to E divided by E minus I naught R. इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं. L2 by L1 will be E minus I naught R by E. So 1 minus L2 by L1, that will be I naught into small r. From here I can write small r as E by I naught into 1 minus L2 by L1. This will be the value of internal resistance, or closed circuit में current is I naught. Closed circuit में current is I naught. So we can find that value of I naught. Because यहाँ पे I naught R is also equal to K times L2. So I can write this I naught as K L2 by R. K L2 by R. Okay. And then E by K. E by K को हम यहाँ से लिख सकते हैं, that will be L1. E by K, it will be L1. E by K is L1, so small r is R L1 by L2 into 1 minus L2 by L1. Final formula we can write here is R is equal to resistance, and from here we get L1 by L2 minus 1. This formula can be remembered for calculating the internal resistance. So पहले open circuit में E is proportional to KL1, and closed circuit में potential across AC will be KL2, VAC will be E minus IR, I naught R. So KL2 is E minus I naught R, comparing these two. Then L1 by L2 लिख सकते हैं, and we can find the value of internal resistance, and that will be E by I naught 1 minus L2 by L1. If I write this equation 2 by equation 1 तो काम आसान हो जाएगा. Equation 2 by equation 1. That will give us this thing directly. And the value of R can be written as R times L1 by L2 minus 1. So पहले R into open circuit वाला length divided by closed circuit wala length minus 1. Note this and do ask if there is any confusion. थोड़ा hodgepodge हो गया but
If you write it from the beginning to the end, you'll understand. Note down कर लिया? Rishit? Sir, doing. Okay. Clear हुआ या confusion है इसमें? Clear. Okay. मेहुल क्लियर हुआ ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं? नहीं सर, एक बार रिपीट कर सकते हो थोड़ा सा? हाँ ठीक है. अच्छा सी ये एक्सटर्नल सर्किट है हमारा, ये वाला पोर्शन. ये वाला पोर्शन एक्सटर्नल सर्किट है. इसमें क्या पता है? ई नहीं पता हमें. ईएमएफ ई नहीं पता. रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस पता है और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता. तो पहले हम सर्किट को ओपन रखते हैं. जब सर्किट को ओपन रखेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी ही आएगा. दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ. बिकॉज कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी जो फर्स्ट केस में आएगा दैट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स L1. पहले जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा उसके इक्वल इनटू के. यहां तक क्लियर है? अभी यहां से करंट पास Yes, ही नहीं sir. होगा. हाँ, यहां से कोई कोई करंट पास नहीं हो रहा. आई नॉट है ही नहीं यहाँ पे. जब सर्किट को क्लोज करेंगे तब आई नॉट करंट इस सर्किट में जा रहा है. एंड व्हेन दैट हैपेंस यहां से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी लिख सकते हैं K टाइम्स L2. मींस बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगा बिकॉज अभी पोटेंशियल क्या हो जाएगा एसी के क्रॉस? दैट विल बी E माइनस आई नॉट आर. सो आई कैन राइट KL2 इज E माइनस आई नॉट आर. और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी को आई नॉट इंटू आर भी लिख सकते हैं. आई नॉट इंटू आर. आर इज द रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला था. सो आर की वैल्यू पता है. दिस इज नोन. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. तो के एल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी आ गया KL2. मतलब ये पहला इक्वेशन यहां से आया. EMF इज KL1 एंड यहां से KL2 इज EMF माइनस आई नॉट आर. फिर दोनों का रेशियो ले लिया तो L2 बाई L1 इज E माइनस आई नॉट आर बाई E. उसके बाद फिर सॉल्व कर रहे हैं. 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो E एलिमिनेट हो गया. मैं R को सेपरेट कर रहा हूँ. द पर्पस इज टू फाइंड स्मॉल r दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. यहाँ से E बाई आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस L2 बाई L1 आया. मुझे आई नॉट नहीं चाहिए अपने इक्वेशन में बिकॉज आई नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा एमीटर से. सो दैट आई डोंट वांट. एक और एलिमेंट ऐड करेंगे एक्सपेरिमेंट्स में तो एरर्स बढ़ेंगे फिर. तो आई नॉट को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. सी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC दैट इज इक्वल टू आई नॉट R दैट इज इक्वल टू K टाइम्स L2. तो यहाँ से आई नॉट हो गया KL2 बाई R. सो मैंने आई नॉट को पुट कर दिया KL2 बाई R फ्रॉम हियर टू हियर. तो ये आ गया KL2 बाई R. और उसके बाद E बाई K को लिख सकते हैं. बस E इक्वल्स टू KL1 था तो E बाई K को लिख सकते हैं L1. सो यहाँ मैंने E बाई K को L1 लिख दिया. ठीक है. Yes, sir. तो ये R L1 बाई L2 1 माइनस L2 बाई L1. फिर इसको अंदर ले जाएंगे तो ये R L1 बाई L2 माइनस 1 आ जाएगा. खुद से ट्राई करना एक बार सॉल्व करने का आफ्टर द क्लास. फिर और क्लियर होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है. नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होगा. जी, दिस इज द फॉर्मूला. सो सपोज योर सर्किट इज लाइक दिस. एक्सटर्नल EMF है 2 वोल्ट का and you have the potentiometer wire like this. AC and इसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट से.
So it is said that this E is given as 1.5 volt. And R is asked for this. For open circuit, the balancing length is given as 76.3 centimeter. When I'll simplify the question first. Suppose EMF is not given. So open circuit balancing length is given. Open circuit balancing length is 60 centimeter, and closed circuit balancing length, मतलब जब ये connected हो, closed circuit balancing length, that is given as 40 centimeter. The length of the wire is 100 centimeter. So here the question is find E. Find E, and if R is given as 10 ohm, R is given as 10 ohm. Now I'll take it smaller. Suppose R is given as 0.5 ohm. Then find the EMF and internal resistance. EMF can be written as potential gradient times the length 1, and R will be R into L1 by L2 minus 1. Was it this? L1 by L2 minus 1. See, potential across AC is 2 volt. So potential gradient calculate कर सकते हैं. It will be 2 volt per 100 centimeter, that is 1 meter. Yeah, 2 by 100 centimeter. So 2 volt per 100 centimeter, like this. So EMF calculate कर लेंगे, that is K times L1, और R आ जाएगा 0.5 into L1 by L2 minus 1. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं. एसी के क्रॉस पोटेंशियल है 2 वोल्ट और लेंथ है 100 सेंटीमीटर. So will be 2 by 100 and L1 यूज करना चाहिए ना, ओपन सर्किट वाला. Here it will be L1. So that is 60 centimeter. So this will be 0.2 into 60. That would be, this will be 1.2 volt. And internal resistance is 0.25 ohm. Students, start solving the questions. First is this. There is a cell of EMF 20 volt and it gives a balancing length of 40 centimeter. So you're measuring the potential on a potentiometer. There is another cell and it is giving a balancing length of 52 centimeter. And find its EMF. These are questions from potentiometer. In the second one, there is a open circuit balancing length for a cell with external resistance of 7.5 ohm is 85 centimeter. So the circuit is like this. This is the external resistance and this is the internal resistance. When the circuit is open, the balancing length is 85 centimeter.
But when the switch is closed, that means closed circuit, balancing length becomes 75 centimeter. Then you have to find the internal resistance of the cell. What's the answer for the first one? Anyone? Sir, 26 volt. 26. So EMF is directly proportional to the length of the wire. Potential gradient will remain the same. So we can calculate potential gradient as 20 volt per 40 centimeter. For the second case, P2, it will be K times 52 centimeter. K is 20 volt per 40 centimeter into 52 centimeter. That will be 26 volt. 26 volt is correct. What's the answer for question number 2? Anyone got the answer for question number 2? So I got 1 ohm. 1 ohm seems correct. The formula for resistance is small r, L1 by L2 minus 1. L1 is for R is the, sorry, this will be small r, this will be capital R. This is the formula that we derived yesterday. The internal resistance is equal to 1, 7.5 times. L1 is 85, that is open circuit balancing length divided by closed circuit balancing length, that is 75 minus 1. So that will be 7.5 into 10 by 75. That will give you 1 ohm. Okay, this whole thing will be connected to the potentiometer with the help of a galvanometer. And this is the length that we are measuring from here. When the circuit is open, this will be L1. When the circuit is closed, this will be L2. What's the answer for question number 3? E1 by E2 will be 3:4. 3:4. The EMF is proportional to the balancing length. So 42 by 56, that will be 3:4. The next case, AB is the potentiometer wire. And the resistance of the potentiometer wire is 95 ohms. There is another resistance of 5 ohm here. External battery is connected, whose EMF is 50 volt. You have to calculate the potential gradient. The potentiometer wire does has resistance. What's the potential gradient here? You want to calculate potential gradient, you need to calculate potential across AB divided by length of AB. AB के across potential calculate करने के लिए you need to find the current across it. So total current will be total voltage upon total resistance. Voltage is 50 volt. Your voltage is 50 volt. And total resistance will be 95 plus 5. 95 is potentiometer wire का resistance. So current will be half ampere. Potential across AB will be half
into resistance of AB. That will be 95 by 2. So 95 by 2 divided by 1000 centimeter. So potential gradient will be 95 by 2000 centimeter. 95 volt per 2000 centimeter. You can either simplify or you can leave it like that. Now an external cell is connected with internal resistance R1. If AC is 440 centimeter, then find the value of EMF of this cell. The balancing length is given AC 440 centimeter. So we can write E1 as potential gradient into the length of AC. Potential gradient is 95 by 2000 volt per centimeter into 440 centimeter. Is it coming 20.9 volt? Yes, sir. Okay. Now we're taking the same circuit, connecting it to E1 and internal resistance R1. But there is a known resistance again here. This is 10 ohm. And it gives you a new balancing length. Call it AD. Length of AD is given as 400 centimeter. Then find internal resistance of the cell. Find internal resistance R1. Tell me once your answer comes. What's the value of internal resistance? This is related to the previous question. Even R1, even you have already calculated. Previous case balancing length was 440 centimeter. Now it has reduced because the current inside the circuit, there will be current in this loop. Current in the loop will cause the potential difference across the terminals of the battery to be reduced. Because now potential is not E1, it is E1 minus IR. Anyone got the value? Formula is this: R equals to capital R, L1 by L2 minus 1. Capital R is 10 ohm. L1 was 440. L2 is 400. Just like you use the is to solve this previous question. So R will come out to be 1 ohm. Any questions on this? First one, how many of you solved the first one? Anyone got the answer for the first one? Five. 5 in the whole circuit? Yes. Okay. So how did you solve it? Reduce First I करके calculate reduce किया इसको? मतलब Yeah. resistance, total resistance formula. Okay.
is equal to Okay. So for this, to solve this, first I'll reduce this. 6 और 3 parallel में है तो equivalent will be 2 ohm. 4 तो 4 ही रहेगा. 12 और 6 parallel में तो equivalent will be 4 ohm. So equivalent, the total equivalent will be 4 plus 4 plus 2. These are in series. So that is 10 ohm. So current will be I is equal to V upon R. So current in this one will be 50 upon the resistance 10. That is 5 ampere. तो इक्विवेलेंट के क्रॉस जितना होता है उतना ही सीरीज के क्रॉस होते हैं. So 4 ohm, so the battery is giving us 5 ohm, 5 ampere. So 4 ohm के क्रॉस जो करंट होगा that will be 5 ampere. But यहाँ पे भी यहाँ से 5 ampere आएगा, यहाँ से 5 ampere आएगा. But here there will be division of 5 ampere. The question was to find the resistance in each of the cells, each of the resistor. So let us call this I1 and let us call this I2. Call this as I3, I4. I1 और I2 से करंट कितना आएगा? Can you find that out? Sir, will it be total voltage upon individual resistance? No, that is not correct. We have to find out what is the information that we have here. So ये 6 ohm है, ये 3 ohm है. अगर इधर से करंट आ रहा है 5 ohm, 5 एम्पियर, तो कैसे होगा डिवीजन? यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है. तो दो रिलेशंस तो हमें पता है यहाँ पे कि किरचॉफ जंक्शन रूल यूज करना है. किरचॉफ जंक्शन रूल यूज करेंगे तो I1 plus I2 will be 5 एम्पियर. कोई भी नया थ्योरी या नया रूल नहीं लाना है खुद से, इंट्यूशन पे वर्क नहीं करना है. यहाँ पे जो रूल्स मिले हैं उनको अप्लाई करना है. So here I1 plus I2 will be 5 ampere. And another thing we can apply is the Kirchhoff's loop law. Loop law can be applied. Suppose I have taken this point as P, तो मैं लूप में घूम सकता हूँ. So अगर मैंने पॉइंट P से स्टार्ट किया तो VP यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो VP minus 6I1. फिर यहाँ के करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे इधर P से स्टार्ट करके घूम के वापस इधर आ रहे हैं. I'll draw it like this. P से स्टार्ट किया, घूम के वापस P पर आ रहे हैं. So minus 6I1 because करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं. Then करंट के ऑपोजिट में जाएंगे तो it will be plus 3I2. Where do we reach again? VP. VP cancel out हो गया. We get 6I1 equals to 3I2. दो इक्वेशंस, दो अननोन, ये सॉल्व हो जाएंगे. यहाँ से I1 I2 आ जाएगा. तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल यूज कर रहे हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. एंड यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द लूप लॉ. सिमिलरली I3 I4 के लिए सॉल्व करना है एंड देन टेल विद द वैल्यूज. ये वाला तो 4 एम्पियर के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस जो करंट है दैट इज 5 एम्पियर. तो ये फिगर आउट हो गया. I1 I2 I3 I4 ये कितना आएगा? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. सिंपल मेथड्स ही है. पहले रिड्यूस किया, इंडिविजुअल पे रिजल्टेंट पे करंट फाइंड आउट किया, फिर एक्सपैंड किया तो सीरीज और सीरीज के इक्विवेलेंट पे सेम करंट होता है. बट पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है. हाँ, 5/6 और ये रहेगा 5/3. 5/6 और 5/3 करेक्ट लग रहा है. I1 5/6 आ रहा है. I1 5/6 लग रहा है और I2 5/3. Is this correct?
अब पूरा इतना बताया था क्या? यस सर। मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ यहाँ पे। एनी अदर स्टूडेंट? ऋषित I1 कितना आ रहा है? सर कैलकुलेट नहीं किया पर सर जब हमने व्हीटस्टोन सॉल्व किया था उसमें जब उसको रिजॉल्व किया था दो पैरेलल रेजिस्टर्स में वैसे ही किया था टोटल वोल्टेज अपॉन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज अपॉन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे तो फिर मेरे को बिल्कुल अलग आ रहा है, वो 8.3 आ रहा है। तो 8.3 इज I1 रॉन्ग। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था कि जो टर्मिनल्स थे रेजिस्टेंस के, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे बैटरी के, तो पोटेंशियल एक्चुअली में 50 वोल्ट था। बट यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली में 50 वोल्ट नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज दैट। तो इसलिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा, किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ लूप लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों यूज करके तब निकालना पड़ेगा। अब पूरा y1 I2 चेक किया कितना आ रहा है? दो सर इक्वेशंस। I1 इज इक्वल टू हाफ। I1 हाफ आ रहा है, हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, I1 इज इक्वल टू हाफ I2। हाँ वो तो करेक्ट है, बट I1 I2 में कितना आ रहा है? I1 प्लस I2 5 एम्पियर है। 1 and 2। 1 and 2 कैसे आ सकते हैं? दो इक्वेशन से, दो अननोन से, ये सॉल्व करने हैं। 1 और 2 मिला के 5 एम्पियर थोड़ी होता है। 1 + 2 = 5। किरचॉफ फर्स्ट लॉ नहीं से। सर, 4 and 1 होगा। डोंट स्टॉप गेसिंग इट। दो इक्वेशन से, दो अननोन से सॉल्व करने हैं। सर वैसे Right. कि I2 इक्वल टू 2 टाइम्स I1। तो फिर तो 1 and 4 आ रहा है। 1 1 1 and 4, 4 1 का ट्वाइस है। कम ऑन, यहाँ पे I2 = 2I1 आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। और इस इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या रिलेशन आ जाएगा? सर I2 10/3 आ रहा है। हाँ ये करेक्ट है। तो I1 + 2I1 आ जाएगा 5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3 एम्पियर, और I2 की वैल्यू आ जाएगी 10/3 एम्पियर। दो इक्वेशंस, दो अननोन, ऐसे तो सॉल्व करते हैं। एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे में। मेहुल क्लियर हुआ? यस सर सर। हम्म, ठीक है, फिर ये वाला फाइंड आउट करना है। 12 और 6 ओम है, 12 ओम और 6 ओम है, और I3 और I4 है। आई ड्रॉ द सर्किट हियर। गेस नहीं करना है, दो इक्वेशंस है, मैथ्स है, मैथमेटिकल टूल्स हैं, यूज दैट टू फाइंड। तो इधर से 5 एम्पियर ही आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर कहीं से जा नहीं सकता। सो 5 एम्पियर आ रहा है। ऊपर वाले में I3 करंट है, नीचे वाले में I4 करंट लिखा हुआ है। Of course, the naming doesn't matter, but you have to calculate the value of current passing through 12 ohm and 6 ohm. अच्छा, Mehul, tell me, what should I write? जंक्शन रूल के हिसाब से क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ से, अगर P पे जंक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सर VP minus 12 plus 6 will be equal to VP। किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं। जंक्शन रूल मतलब करंट को बैलेंस करते हैं। दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। आने वाला करंट कितना है? 5 ampere। 5 एम्पियर। जाने वाला करंट इज 5 ampere itself। I3 + I4। जाने वाला करंट है
P से अवे मूव कर रहा है I3 और P से अवे मूव कर रहा है I4। ये जाने वाला करंट हो गया और आने वाला करंट इज 5 एम्पियर। सो I3 plus I4 I can write 5 एम्पियर। देन किरचॉफ सेकंड लॉ, अगर P से स्टार्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? टेल मी। VP VP पहला -12 -12 सर्किट एलिमेंट आ रहा है 12 एम्पियर का रेजिस्टेंस। करंट के and डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है बढ़ता है रेजिस्टेंस के क्रॉस। minus -12 क्या? बस 12 -12 माइनस plus 6 ohm. सब भूल गए। Sorry. 12 into I1. 12 In into this case, I3 I3. 12 into I3 फिर दूसरा सर्किट एलिमेंट आया Plus 6. या 6I4 कहाँ पहुंच गए? P पे पहुंच गए तो VP। तो यहाँ से आ जाएगा I4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I3। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, सॉल्व करना है और I4 और I3 की वैल्यू बतानी है। गेस नहीं करना है, 4 और 2 ऐसे नहीं बताना। यहाँ से I4 निकालेंगे, I4 को पुट कर देंगे इसमें। तो ऐसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड है ये, और सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। I3 is equal to 5/3 और हम्म। I4 is equal to 10/3. दोनों 5/3 आ रहे हैं। 10/3 I4. 10/3 ठीक है। I3 5/3 आ रहा है, I4 10/3 एम्पियर करेक्ट लग रहा है। तो सी अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा पास होगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 10/3 और 12 ओम से 5/3 एम्पियर पर पास होगा। सो पहले रिड्यूस करना है, फिर करंट इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसी ने सॉल्व किया? कितना आ रहा है करंट? सर 12.5। 12.5 किस वाले से? 4 4 वाले से 12.5 आ रहा है। चेक करते हैं। ये तीनों सीरीज में है पैरेलल में है? सीरीज नहीं, ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट अगर Q है, तो ये वाला पॉइंट भी P हो जाता है, ये वाला पॉइंट भी Q हो जाता है। तो P और Q के बीच 3 रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो तीनों पैरेलल में है। है ना? P और Q के बीच 2 ओम वाला रेजिस्टर, देन P और Q के बीच 4 ओम वाला रेजिस्टर, देन P और Q के बीच 4 ओम वाला रेजिस्टर। और ये कनेक्टेड है हमारा बैटरी से। इसका पोटेंशियल है 50 ओम, 50 वोल्ट लगना चाहिए था। ऋषित करंट फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, sir. कितना आएगा 2 ओम वाले में? यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। I1 लिखेंगे तो 2 ओम वाले के अक्रॉस रेजिस्टेंस वही होगा जो पी के अक्रॉस रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज होगा, दैट इज 50। तो यहाँ पे V अपॉन R डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो 50/2 ये आ जाएगा 25 एम्पियर, क्योंकि PQ 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ,
और पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। तो सपोज अगर यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, तो I2 और I3 कितना आएगा? नुपुर, टेल मी द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3। पोटेंशियल को रेजिस्टर से डिवाइड करना है। पोटेंशियल है 50 वोल्ट और यहाँ पर रेजिस्टर है 4, रेजिस्टेंस है 4। So 12.5. 12.5 इज करेक्ट। और I3 के क्रॉस कितना आएगा? करंट I3 दैट इज 4 ओम के क्रॉस। तीसरा वाला जो है, हाउ मच विल दिस So बी? 12.5. 12.5 करेक्ट। तो अगर टोटल करंट ये निकालना है कि बैटरी कितना करंट दे रहा है, तो हम किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल। सो आई विल बी इक्वल टू, आई इज आने वाला करंट, ये जंक्शन पी पे आने वाला करंट है, और जाने वाला करंट इज I1, ऊपर गया I1, इधर गया I2, नीचे गया I3। सो I1 प्लस I2 प्लस I3। टेल मी नुपुर, बैटरी कितना करंट दे रहा है टोटल? So 50. 50 एम्पियर। तो 50 वोल्ट की बैटरी 50 एम्पियर करंट दे रहा है। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 1 ओम अगर 50 वोल्ट से लगाएंगे तो 50 एम्पियर करंट बैटरी देगा, वहां से भी सेम आ रहा है। बट क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिविजुअल रेजिस्टर में करंट कितना होगा, सो ये मेथड इजी पड़ेगा। Any other doubts in this question? तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कनेक्टेड है तो ये तीनों पैरेलल में होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टर में भी किया था। अगर ये दोनों वायर नहीं होते तो सीरीज में हो जाता, फिर तो करंट आ जाता 5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने सॉल्व किया क्या? The total current 0.9 आ रहा है क्वेश्चन 3 में। टोटल करंट 0.9 आ रहा है। अच्छा, क्या है, सीरीज में है, पैरेलल में है, व्हीटस्टोन ब्रिज है? um, कैसे किया, रिड्यूस किया होगा ना? तो पहला काम इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये पी क्यू आर एस लिख लेते हैं ऐसे। तो पी और एस अगर ड्रॉ करें यहाँ पे एंड्स पे, तो पी और क्यू के बीच पहला रेजिस्टेंस है 6 ओम का। देन क्यू और एस के बीच दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम का। देन पी और आर के बीच पहला रेजिस्टेंस है 9 ओम का। और आर और एस के बीच एक और रेजिस्टेंस है 6 ओम का। और क्यू और आर के बीच भी एक रेजिस्टेंस है 11 ओम का। और ये पूरा कनेक्टेड है एक्सटर्नल बैटरी से, तो बाद में भी कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 36 आ रहा है। सो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सिनेरियो। तो करंट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे I1 लिख देते हैं, यहाँ पे I2 लिख देते हैं।
अच्छा ये वाला करंट तो जीरो ही होगा, I3 लिख देते हैं, I3 जीरो होगा। अगर I3 जीरो है तो I1 वाला करंट इधर से ही पास हो जाएगा और I2 वाला करंट इधर से ही पास हो जाएगा। तो फिर इसको रिड्यूस करके ऐसा बना सकते हैं, ऊपर 6 ओम और 4 ओम सीरीज में हो गया, और करंट पास कर रहा है दोनों से I1, और नीचे 9 ओम और 6 ओम ये सीरीज में हो गया, और इधर से करंट पास कर रहा है I2। सो I3 तो पता चल गया, I3 की वैल्यू जीरो है। करंट थ्रू 11 ओम रेजिस्टर इज जीरो बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता तो इसको I3 को जीरो नहीं लिख सकते थे। I3 जीरो है इसलिए P से Q वाला करंट Q से S वाले करंट के इक्वल है, P से R वाला करंट R से S वाले करंट के इक्वल है। इसको चाहे तो एक और स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं, तो 6 4 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 सीरीज में है तो, और 9 6 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 सीरीज में। तो सीरीज में जितना इक्विवेलेंट पे होता है उतना इंडिविजुअल पे होता है, तो अभी भी ये I1 और ये I2 रहेगा। इसको कनेक्ट कर सकते हैं फिर 30 वोल्ट से, और कोई ब्रांचेस नहीं है बीच में तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो 30 वोल्ट, और सेम मतलब यहाँ पे अगर P और S लिखा हुआ है तो 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो P और X के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो I1 I2 बड़ा इजीली निकल जाएगा। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ I1 हियर? पोटेंशियल डिफरेंस है 30 और रेजिस्टेंस है 10, तो I1 I2 कितना आ जाएगा? थर्टी 10, पोटेंशियल डिफरेंस 30, यू आर नॉट ऑडिबल। So 3. 3 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर हो जाएगा, और नीचे वाले से I2 कितना आ जाएगा? 2, 30/15 आ जाएगा 2 एम्पियर। मिस बैटरी कितना करंट देगा? इट विल बी गिविंग 3 + 2 5 एम्पियर करंट दे रहा होगा। सो I1 आ गया 3 एम्पियर, I2 आ गया 2 एम्पियर। सो जितना इक्विवेलेंट पे है उतना सीरीज के इंडिविजुअल पे भी होता है। तो 6 ओम और 4 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 एम्पियर, और 9 ओम और दूसरा वाला 6 ओम के क्रॉस करंट हो जाएगा 2 एम्पियर, और 11 ओम वाले के क्रॉस करंट हो जाएगा 0 एम्पियर। तो इसको मॉडिफाई करके अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ड्रॉ कर सकते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। देखो सर्किट्स हैं जो याद रह जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा डिजाइन दिया हो। सी पिछले वाले केस में क्या था, ऐसा ही डिजाइन था बट डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड था। ये डायरेक्ट वायर था, यहाँ पे बीच में रेजिस्टर नहीं था, तो दीज थ्री आर वेयर इन पैरेलल। इस पर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला तो
इक्विवेलेंट बैटरी वाला लग रहा है। सो ये वाला लोड रेजिस्टेंस है, इसको RL ही लिख देते हैं, लोड रेजिस्टेंस RL। और फिर अगर मुझे इसको रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी लगानी है, सो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। दिस इज 4.8 ohm, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। तो हमारे फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। जब दो सेल्स पैरेलल में लगे हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2। 0.6.3 यहाँ से R equivalent will be 0.2 because 1/R equivalent is 5. So E equivalent equals to 0.2. E1/R1, that is 6 by 0.6. E2/R2, that is 6 by 0.3. So 0.2 into 10, and this will be 20. 60 into 0.2, 6 into 2 is 12. तो दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये 12 वोल्ट आ जाएगा और R equivalent will be 0.2. ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना करंट दे रहा है ये पता चल जाएगा हमें, ये बहुत इजीली पता चल जाएगा। आई को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट अपॉन लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो 12 डिवाइडेड बाय 4.8 प्लस 0.2, करंट आ जाएगा 12/5 एम्पियर। करेक्ट है क्या कैलकुलेशन? यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 वोल्ट आना चाहिए। ये 0.2 इंटू 30 ना, ये 6 वोल्ट होगा। सो 6/5 एम्पियर करंट हो जाएगा। बट ये नेट करंट है, नेट करंट है मतलब लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ये वाला करंट है। मुझे तो हर रेजिस्टर में कितना करंट है वो चाहिए, तो ये I1 I2 और ये I लिख लेते हैं। तो 4.8 के क्रॉस 6/5 एम्पियर रेजिस्टेंस करंट है। फिर I1 I2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? I hope I'm not going too fast. तो पूरा यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अभी मुझे I1 I2 फाइंड आउट करना है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, मुझे किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ भी यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को P लिख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट P लिख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट P लिख लेता हूँ। सो
यहां से आने वाला करंट कितना है, I1 प्लस I2। निहार कैन यू टेल मी किरचॉफ से फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं एट P? So basically it's like जो current है, so it's like, तो फिर वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तीनों पार्ट्स में, like मैं I1 किरचॉफ से I2 फर्स्ट लॉ पूछ नहीं रहा, आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे क्या रिलेशन लिखेंगे। P जंक्शन है, Oh, I1 I2 I3 और I3 करंट है। okay, तो फिर मतलब इससे ये I1 plus I2 है, ये माइनस ये I1। I1 प्लस I2 माइनस I1। आने वाले करंट कितने हैं, P जंक्शन की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है? मतलब पी के तो यहाँ पर तो ये आ रहा है I1 and I2। I1 एंड I2, तो आने वाला करंट हुआ I1 प्लस I2 हाँ और जाने वाला करंट कितना हुआ, सर, आई है ना। आई जा रहे हैं। हाँ, ओके, सो I1 प्लस I2 को लिख सकते हैं 6, कितना आया था करंट, 6/5 एम्पियर। तो ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, I1 प्लस I2 इज 6/5 एम्पियर। तो ये यूज कर सकते हैं। और अनदर थिंग वी कैन डू कि किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं और किसी एक लूप में घूम सकते हैं, तो वहां से I1 I2 शायद डायरेक्टली आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लूप में घूम रहा हूँ, ये वाला लूप, तो हम लिख सकते हैं, विल टेल मी, अपूर्व टेल मी, इस लूप में घूम रहे हैं तो क्या लिखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ? P पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, VP, देन सर माइनस I2। माइनस I2 नहीं ना, I2 तो करंट है। पहला सर्किट एलिमेंट कौन सा है पहले, ये बैटरी 0 आया, पॉइंट। हाँ तो पहले हाँ, बैटरी का एक तो -6 -6, वोल्ट। फिर रेजिस्टर आया, करंट के ऑपोजिट में जा रहे हैं या साथ साथ जा रहे हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो प्लस होगा या माइनस? प्लस। प्लस, तो कितना लिखेंगे, 0.3 I2। फिर यहाँ से घूमते घूमते फिर अगला सर्किट एलिमेंट आया, लोड रेजिस्टेंस, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस। प्लस कितना, प्लस 4.8 इंटू आई। आई गिवन है 6/5, सो डायरेक्टली लिख देंगे 6/5 और घूम के पहुंच गए VP। तो यहाँ से VP कैंसिल आउट हो गया, I2 डायरेक्ट निकल जाएगा। सो 0.3 I2 इक्वल्स टू 6 minus 48/10 into 6/5। तो I2 आ रहा है 0.8 एम्पियर एंड 6/5 कितना होता है, दैट विल बी 1.2। तो यहाँ से I2 को इधर पुट कर देंगे, I1 प्लस I2 इज 1.2 एम्पियर, यहाँ से I1 आ जाएगा 1.2 माइनस I2, दैट विल बी, इसको इधर पुट करेंगे तो दैट विल बी 0.4 एम्पियर। तो ऐसा I1 और I2 आ जाएगा लूप में घूम के किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करके। तो 0.6 एम्पियर से 0.6 ओम से जो करंट है दैट इज 0.4 एम्पियर और यहाँ से 0.8 एम्पियर। मेहुल, एनी क्वेश्चंस हियर? No, sir. ओके, ओके, और किसी के पास डाउट है?